नमस्कार दोस्तों, एक और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के। और ये जो सीरीज है ये कुछ 3 या 4 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर से देख लीजिए। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ द मशीन वीवीपैट यूज फॉर वोटिंग इन इंडिया? भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, आप जो वोटिंग करते हैं वो उस मशीन का नाम क्या होता है? उस मशीन का नाम होता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा था कि जब ईवीएम मशीन को लेके विपक्ष ने काफी सवाल उठाए थे। ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, इसमें कुछ गड़बड़ी है, सरकार कर रही है, ऐसा ऐसा विपक्ष ने बोला था, विपक्ष ने सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने कहा था ऐसा तो हैक हो नहीं सकती है, लेकिन तभी विपक्ष नहीं माना, तो इसीलिए चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के साथ में एक वीवीपैट मशीन भी जोड़ दी, जो ये बताता था जब आपने ईवीएम में किसी पार्टी को वोट किया और वहां पे जो कैंडिडेट है आप उसकी फोटो बनी होती है और आपका क्या कहते हैं उसका चुनाव चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है। तो जब आपने वोटिंग करी तो वीवीपैट में वो स्लिप बन के आ जाएगी। आपने मान लीजिए अगर एक्स पार्टी को वोट करा तो वीवीपैट में दिखा देगा कि हाँ एक्स को वोट दिया है। तो जो वोटर है वो कंफर्म हो सकता है कि हाँ हमने सही इंसान को वोट दिया है, हमारा वोट में छेड़छाड़ नहीं है। तो इसलिए वीवीपैट मशीन को ईवीएम के साथ में लगाया गया था। अब यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इसका कौन सा सही संस्करण है, वर्जन कौन सा है, M1, Z1, M3 या Z3? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका M3 वर्जन जो है वो लॉन्च हुआ था। अब जब ये मशीन लॉन्च हुई थी उस समय जब करंट अफेयर्स में काफ़ी था, तभी बिहार आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया होगा। तो बस M3 ध्यान रखना है और ज़्यादा बाकी वर्जन्स में नहीं जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अगर केंद्र सरकार अपनी काफी शक्तियां राज्य सरकार को भी दे, पंचायती राज सरकार को भी दे, तो इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहले तो है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है कुछ हद तक इंडिपेंडेंस। मान लो आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो ऑटोनॉमी तो देनी पड़ेगी। ये तो है किसका फीचर, ये है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का। ठीक। फिर कौन सा? पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोक सहभागिता। अब जब आप कहीं पे शक्तियां दे रहे हो तो उसमें लोगों की भागीदारी भी करनी है कि डेमोक्रेसी बढ़े, लोकतांत्रिक सिस्टम बढ़े, ये भी फीचर है। चौथा वाला देखते हैं, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। ये तो चाहते ही हैं हम, तभी ऑटोनॉमी दी जाती है। मान लीजिए जैसे आप ये समझिए कि हमने ऑटोनॉमी, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उत्तर पूर्वी राज्य, उनमें कई जगह पे संविधान में बोला गया है कि इनको थोड़ी हल्की सी ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है। वो इसीलिए कि जो लोकल कम्युनिटी या स्थानीय समुदाय वो एम्पावर हो सके, जो बहुत सालों से पीछे रह गए थे, अब वो उनको भी थोड़ी पावर मिले, एम्पावरमेंट मिले, ठीक है। तो ये मतलब होता है। जो सी वाला है वो क्या, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ये तो विकेंद्रीकरण का फीचर है ही नहीं, और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा हो गया आपका? सी। देखिए है क्या, अगर आपको विकेंद्रीकरण करना है, ऑटोनॉमी देनी है, तो आपको जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है, स्थानीय समुदाय, उनका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, वरना नहीं जीतेंगे तो वो बगावत कर देंगे, रिबेल कर देंगे। और इसमें बोला क्या जा रहा है कि उनमें नॉन कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, उनमें आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नहीं जगा तो भैया फिर तो वो बगावत कर देंगे। तो ये तो विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट फीचर बिल्कुल नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, अंग्रेज, उस समय पे उन्होंने काफी एक्ट पास करे हैं, और उसी से जो एक्ट उन्होंने पास करे वही हमारे संविधान पे उनकी काफी, अभी समझिए, प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था? ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंपॉर्टेंट था, चार्टर एक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो देखिए सीधा सीधा पता लग रहा है अगर ये 1955 में है तो ये ब्रिटिश शासन के द्वारा दौरान तो ये इसको पास कराया नहीं गया होगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन तो 1947 में खत्म हो गया था। तो इसी वजह से यही हो जाता है करेक्ट आंसर। कौन सा आपका? डी। गलती से ई लग गया, डी है, डी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, क्योंकि ये बोला था कौन सा कानून ऐसा है
जो ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में ऐतिहासिक नहीं था। तो सीधी बात है, ब्रिटिश शासन में थोड़ा ना आया ये 1955, तब तक तो आज़ादी मिल गई थी। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सीधा सीधा जो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, निर्वाचन आयोग की, तो इसको तो आंख बंद करके याद कर लीजिए। कौन सा? अनुच्छेद 324, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा? आर्टिकल 324 करेक्ट आंसर हो गया। आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324। ये ही इस वजह से ही जो संविधान में जो इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश करा गया, स्थापना करी गई, कौन सा आर्टिकल है? 324। यही है मेन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर पीसीएस में पूछ लिया जाता है कभी ना कभी। आपका जो अगर उसकी बात करें एसएससी के एग्जाम्स, उसमें भी पूछ लिया जाता है काफी बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है आपके। वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल। देखिए, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, विधि का नियम, इसका मतलब ये होता है कि सब जो भी चीज चलेगी वो कानून के हिसाब से चलेगी, और कानून में ये जरूर बताया जाता है सब लोग बराबर हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया पहला ही हो गया, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा? रूल ऑफ लॉ या विधि का नियम, ये है आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन टू द बी परफॉर्म्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? देखिए, पंचायती राज को बना दिया, अब वो कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन से फंक्शन है, ये भी एक आर्टिकल में लिखा गया है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल के तहत उनको ये शक्तियां दी गई हैं कि वो 29 फंक्शन कर पाए। तो आर्टिकल से जो ऑप्शंस दे रखे हैं, 243 एच, फिर सब 243 है, एच ई एफ जी। जो आपका जी वाला है, कौन से वाला? जी वाला, ये है आपका जिसमें बताया गया है कि कौन सी शक्तियां जो हैं पंचायती राज को दी गई। जो 29 फंक्शंस जो हैं इस आर्टिकल में दिए गए, आर्टिकल 243 जी, अनुच्छेद 243 जी। ठीक है, आपके क्वेश्चन है। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, कब पास हुआ? देखिए, इसको चल के क्वेश्चन पूछा भी गया क्योंकि 2000 आपका 19 का करंट 2019 के आखिर में पास हुआ था, और साथ में इसको लेके काफी विवाद भी हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे पूरे देश भर में। वो सही थे गलत थे वो अभी उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना है कि पास कब हुआ है। ये तो 2019 में हुआ है, और विवाद भी था, तभी आयोग ने पूछा भी, बोले जरा कौन सी तारीख को पास हुआ है? ऑप्शन के 11 दिसंबर 2018, ये तो गलत हो गया क्योंकि 2019 में पास हुआ है। फिर देखिए ऑप्शंस, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। तो इसका 2019 में पास हुआ, और 19 में भी दिसंबर आखिर के महीने में पास हुआ था। अगर आप लोग यही अगर हल्का सा कॉमन सेंस लगा लो, क्योंकि विंटर सेशन जो है, शीत सत्र, वो आखिर में ही चलता है, तो इसका इसीलिए वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 11 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019। तो ये हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The legislative origins of the 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which Constitutional Amendment Bill? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? देखिए, 73rd किस लिए है, जरा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब है क्या, जब 73rd पास हुआ उसके पहले भी उसको संशोधन कराने के लिए कोई बिल आए होंगे, लेकिन वो पास नहीं हो पाए होंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ये पास हुआ है, ये कानून बन गया, उसका किस बिल से रिलेटेड है? ठीक है, जब वो उसको लाया गया होगा वो पास नहीं हो पाया होगा। उसका जो करेक्ट आंसर वो है 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 64वां संविधान संशोधन बिल। क्योंकि जब इस ये वाला आपका बिल लाया गया था 64वां, तब ये पास नहीं हुआ था, ठीक, इसीलिए फिर इसको बिल बोला गया। लेकिन बाद में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये पास हो गया, ये कानून भी। तो ये दोनों आपस में क्या थे, रिलेटेड है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना। देखिए, जो वही जिसकी बात हुई ना, जो 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ, वही पूछा जा रहा है क्या उद्देश्य है। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, देशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच
करना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो मेन उद्देश्य यही था कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, भारत के पड़ोसी देश, इनमें जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो वहां जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनॉरिटी पारसी हो गई, मुस्लिम हो गई भारत में, ऐसे ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में माइनॉरिटी कौन थी? हिंदू थे, सिख थे, जैन थे, बुद्ध थे, पारसी थे, क्रिश्चियन थे। उनको बोला गया कि उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। उसमें भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस थी, ऐसा नहीं किसी को भी मिल जाएगी, कुछ डेट बताई गई थी उसमें। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से चले तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? ये डी वाला ऑप्शन, डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू द ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी ग्रुप्स इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज नो लेजिस्लेचर। देख थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा ये स्पेलिंग उसमें ग्रामर में थोड़ा हल्का सा दिक्कत है, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? क्वेश्चन पूछ ये रहा है, जम्मू और कश्मीर 2019 में 5 अगस्त 2019 में बिल लाया गया था, जिसको उस राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया। एक बनी जम्मू कश्मीर केंद्र यूनियन टेरिटरी, एक बनी लद्दाख। जम्मू कश्मीर में खुद की विधायिका थी, खुद का लेजिस्लेचर था, लेकिन जो लद्दाख बनी थी उसमें खुद की विधायिका नहीं थी। इसमें यही पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी केंद्र शासित प्रदेश थी जिसको कोई विधायिका नहीं मिली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, लद्दाख। लद्दाख हो गया इसका करेक्ट। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, लद्दाख। वीडियो थे यहीं पे, वीडियो भी ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा उसका। यहीं पे वीडियो भी ख़त्म करते हैं। नमस्कार।